जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। सदा सुखी वसियो हो पराणी, सतदा नाम जुगावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। राजे नू कद मंगण ला दे, कद तू किस नू राज थमा दे। तू ही जाने माया तेरी, कद तू आम तो खास बना दे। कद तू आम तो खास बना दे। डुबदी बेड़ी भी पार लगावे, जे तू सतगुरु चावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो 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 हेलो। आना अपने पागा दा, जाना अपने पागा दा। नियत क्यों माड़ी करनी जद खाना अपने पागा दा। तेरी लीला न्यारी है, तू सांभी दुनिया सारी है। तेरे करके चली जांदी साडी दुनियादारी है। तू दुख भंजन तू सुख दाता, तू ही पिता है तू ही माता। जो भी मिलिया सब सिर मत्थे, किथों दाता किथे ल्यादा। रोज जी तेरा ध्यान जपे जो दिल तो तेरा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, जपे जो बाणी हर पल। हेलो 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 हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल? ओ वधिया ओ सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून राज, गुड आफ्टरनून प्रशांत, गुड आफ्टरनून नितेश, गुड आफ्टरनून श्रुति, गुड आफ्टरनून पुलकित, गुड आफ्टरनून नवीन, गुड आफ्टरनून सूरज, गुड आफ्टरनून पुलकित। सर जी आज 3:30 बजे क्लास थी। भाई साहब ये मानो कि क्लास ले रहा हूँ, लाइट नहीं है। ये अब लक्ष्मी नगर के अंदर 2-2.5 घंटे की लाइट आज गई हुई है, बट ये इन्वर्टर पे क्लास चल रही है। मेरे को पहले था कि मैं क्लास लूँ ना लूँ, बट मेरे को ये था ले लेता हूँ। जितने टाइम भी चल रही है चलती रहेगी। अगर पूरी क्लास निकल गई इन्वर्टर पे तो पूरी क्लास निकल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया। ठीक है, बाकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अच्छा अब रात को मिल रहे हैं हम, ध्यान रखना। आज रात को भाई साहब, रात को खतरनाक सेशन है, बहुत खतरनाक, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन। दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, ध्यान रखना। तो रात को गलती से भी क्लास मिस मत कर देना। आज रात को गलती से भी क्लास मिस मत कर देना।
आज समझ आ रही हो? तो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? चलो जी, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से हम यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। और हम जो रिवीजन कर रहे थे वो सप्लाई के चैप्टर की रिवीजन कर रहे थे। अच्छा, कल मैंने एक रिकॉर्डेड क्लास डाली थी, वो देख ली थी आपने? कल मैंने एक रिकॉर्डेड क्लास डाली थी, अगर आपको पता हो, जीएसटी की रिवीजन क्लास नंबर 3, उसमें आपने शेड्यूल 2 पूरा कर लिया होगा। तो आज की क्लास में एक तो सप्लाई का चैप्टर हम पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे। आज हम सप्लाई के चैप्टर की रिवीजन हम बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी सर, एक साथ सब चैप्टर? हाँ हाँ भाई, टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम ना, टोटल इनकम में सारे चैप्टर होंगे, जितने मर्जी चैप्टर हैं, हर पॉइंट उसके अंदर तुम्हारा आएगा, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, अभी ही हुई है कंप्लीट, चलो बहुत बढ़िया जी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब एक बार ऐसा करो, मेरे को लास्ट वाली क्लास फटाफट से रिवाइज करवा दो। लास्ट वाली क्लास में एक तो अभी तक हमने 7-1 पूरा कर लिया और एक 7-1 कैपिटल ए पूरा कर लिया। आज वाली क्लास में क्या करना है? आज वाली क्लास में 7-2 हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर ये चैप्टर जो है हमारा अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बताओ, सप्लाई का चैप्टर मैंने कहा था कि एक तो सेक्शन नंबर 7 है, एक सेक्शन नंबर 8 है, शेड्यूल नंबर 1 है, शेड्यूल नंबर 2 है, शेड्यूल नंबर 3 है। सेक्शन 7 की हेडिंग क्या निकल के आती है? 7 की हेडिंग आती है स्कोप ऑफ सप्लाई या मीनिंग ऑफ सप्लाई। फिर 8 की हेडिंग क्या है? अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, उस कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी बातें सेक्शन नंबर 8 में है। फिर शेड्यूल 1 में क्या था कि विदाउट कंसीडरेशन वाले काम सप्लाई बनेंगे नहीं बनेंगे, वो सारी बातें शेड्यूल 1 में है। फिर कौन से काम गुड्स की सप्लाई बनेंगे, कौन से काम सर्विसेज की सप्लाई बनेंगे, वो सारी बातें शेड्यूल 2 में है। और फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है शेड्यूल 3 कि ऐसे कौन से काम होंगे जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे और ऐसे कौन से काम होंगे जो ना तो सर्विस की सप्लाई बनेंगे, वो सारी की सारी बातें शेड्यूल 3 में निकल के आती हैं, बस ये पर ध्यान देना। अब एक बार सबसे पहले फटाफट से 7-1 हमने कंप्लीट किया, 7-1 ए हो गया, 7-1 डबल ए हो गया, 7-1 बी हो गया, 7-1 सी हो गया। अरे 7-1 ए में क्या था? 7-1 ए में प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, कोई बात नहीं, छवि प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, बट वो वीडियो वाले फोल्डर में अगर तुम देखोगे तो लेक्चर 3 आपको दिख जाएगा। हाँ जी, 7-1 ए में क्या था? आपके सभी काम सप्लाई बनेंगे, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, एक तो कंसीडरेशन हो और एक जो भी काम किया हुआ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। फिर 7-1 डबल ए में सेल्फ सप्लाई वाले काम को भी सप्लाई मानेंगे। 7-1 सी विदाउट कंसीडरेशन में आपके टोटल मिला के शेड्यूल 1 में 4 पैरा होंगे, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, ये चारों पैरा जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। उसके बाद फिर हमने 7-1 कैपिटल ए कंप्लीट किया। अब 7-1 कैपिटल ए ये बात कहता है कि जो भी काम तुम्हारे 7-1 में सप्लाई बनेंगे वो किसकी सप्लाई बनेंगे? वो 7-1 कैपिटल ए में या तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे या वो सर्विस की सप्लाई बनेंगे। अब वो कौन से काम होंगे? वो सारे काम शेड्यूल 2 में है। अरे शेड्यूल 2 में टोटल मिला के जो पैरा निकल के आते हैं वो 6 पैरा आते हैं, बट 6 पैरा में 17 एंट्री होती हैं। याद करो, कल वाली क्लास में पैरा 1 खत्म हो गया, पैरा 2 खत्म हो गया, पैरा 3 खत्म हो गया, पैरा 4 खत्म हो गया, पैरा 5 खत्म हो गया, पैरा 6 हमने स्टार्ट किया होगा, बट आज वाली क्लास में वो पैरा 6 भी खत्म करेंगे, सेक्शन 8 भी खत्म करेंगे और 7-2 जो है वो भी आज हम खत्म कर देंगे जी। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल देना कौन कौन से काम गुड्स की सप्लाई बनेंगे और कौन कौन से काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे। याद करो पैरा 1 में, अब पैरा 1 में 3 काम आते हैं। एक तो मैंने कहा था टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट वाले सर्विस बनेंगे। तो टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, राइट वाले सर्विस बनेंगे। तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पे निकल के आती हैं कि एक तो टाइटल अगर ट्रांसफर होगा चाहे इमीडिएट चाहे फ्यूचर डेट में, वो गुड्स की सप्लाई है, और अगर राइट की बातें जो होंगी वो सर्विस की सप्लाई में कवर होगा। अगर ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स है या ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स है, वो सारे काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे। फिर पैरा 2A हमने कंप्लीट किया कि कोई भी लैंड किसी भी पर्पस के लिए अगर रेंट पे दोगे तो लैंड की रेंटिंग जो है वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। फिर अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए, तो वो काम जो होगा वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। बट अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है किसी और पर्पस के लिए, तो फिर 5A में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में वो सारे काम जो होंगे वो सर्विस की सप्लाई बनेंगे। फिर पैरा 3 में क्या था? पैरा 3 में जॉब वर्कर वाले काम आते हैं कि जॉब वर्कर जो भी काम करेगा तो जॉब वर्कर के जो भी काम होंगे वो सर्विस की सप्लाई में कवर होंगे। पैरा 3 ये बात कहता है।
फिर पैरा 4 की अगर बात करूंगा तो पैरा 4 में क्या निकल के आता है, पैरा 4 था बिजनेस की एसेट को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा, बिजनेस की एसेट को अगर मैं प्राइवेट यूज करूंगा तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, और अगर मैंने बिजनेस क्लोज कर दिया तो जो भी मेरा स्टॉक इन ट्रेड बचा हुआ है उस बचे हुए स्टॉक इन ट्रेड को हम गुड्स की सप्लाई में कवर करेंगे। ये पॉइंट हमारा 1C वहां पे निकल के आता है, ये सारी 4C यहां पे निकल के आता है। फिर पैरा 5, अब पैरा 5 में आपके टोटल मिला के 6 काम आते हैं। पैरा 5A रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस की सप्लाई। फिर कंस्ट्रक्शन वाले काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे, बट अगर 100% पेमेंट आपने की है कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन इनमें से जो भी अर्लियर है उसके बाद, फिर वो सर्विस की सप्लाई में कवर नहीं होगा, फिर वहां पे 5B नहीं लगेगा, वो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग वाले पॉइंट में कवर हो जाएगा। फिर 5C के अंदर था अगर आपने IPR का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का टेम्परेरी ट्रांसफर किया तो वो काम जो होगा वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। फिर 5D में क्या आता है, 5D में आपके आते हैं, आपका वो वाला काम आएगा 5D के अंदर, हाँ IT सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, इनहेंसमेंट हो गया, तो वो सारे का सारे काम जो होंगे वो सर्विस की सप्लाई में कवर हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट आता है नोट टू डू समथिंग या टोलरेट एन एक्ट हो गया तो वो काम भी सर्विस की सप्लाई बनेगा। फिर लास्ट में था ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स जो होगा वो काम सर्विस की सप्लाई बनेगा। ये पैरा 5 हमारा निकल के आता है। अब पैरा 6 हमने यहां पे स्टार्ट किया था। आओ जी एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। अब एक बार पैरा 6 की अगर बात करता हूं, ये हमारा पैरा 6 है जो हमें यहां पे देखना है। एक तो ये पैरा 6 हमें देखना है, मतलब आज वाली क्लास में ये पेज हमें खत्म करना है, और जब ये पेज हमारा खत्म हो जाएगा तब जाके हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। तो ये पेज हमें यहाँ पे खत्म करना है, जब ये पेज हमारा खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा इसमें एक अमेंडमेंट है, जो बच्चे सुदर्शन बैच देख रहे हैं वो अमेंडमेंट मैंने अभी सुदर्शन बैच में नहीं कराई, तो बच्चों ने बोला कि क्या सर आप अमेंडमेंट नहीं कराएंगे। ऑब्वियस सी बात है मैं कराऊंगा, बट आपकी जानकारी के लिए बोल दूं ये अमेंडमेंट जो है इसको मैं ITC के चैप्टर के साथ में कराऊंगा। और अगर आपने अमेंडमेंट लेक्चर देखे हैं, ठीक है, तो अमेंडमेंट लेक्चर में वैसे आपने अमेंडमेंट डिस्कस की होगी सप्लाई के चैप्टर में, बट इसमें सप्लाई और ITC की इंटरलिंकिंग है, इसलिए इसको हम सप्लाई के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, तो टेंशन मत लेना, वो अमेंडमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी। अब एक बार पैरा 6 हम डिस्कस करते हैं। अब पैरा 6 जो है ना, पैरा 6 यहां पे कह रहा है, पैरा 6 की हेडिंग है कॉम्पोजिट सप्लाई। पैरा 6 की हेडिंग क्या है, पैरा 6 की हेडिंग है कॉम्पोजिट सप्लाई। अब अगर मैं कॉम्पोजिट सप्लाई की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से रिवाइज करने की कोशिश करना जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं जी। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अगर सुदर्शन बैच भी साथ में देख रहे हैं और रिवीजन क्लास भी देख रहे हैं, आपकी डबल रिवीजन हो रही है। बट हाँ, हम सुदर्शन बैच को क्रॉस कर जाएंगे कल या परसों वाली क्लास में, क्योंकि सुदर्शन बैच रेगुलर बैच है, उसमें भी टाइम लगेगा, बट ये जो रिवीजन है हमारी फास्ट तरीके से होगी जी। और वैसे भी कमिंग संडे मेरी मैराथन आने वाली है GST की, सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक मेरी मैराथन होगी, तो उसके अंदर हम कई सारे टॉपिक जो हैं, ITC हो गया, पेमेंट हो गया, तो वो सारे टॉपिक जो हैं उसके अंदर हम रिवाइज भी करेंगे, अगर आपको याद आ रहा हो जी। अब थोड़ा ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब अगर मैं कॉम्पोजिट सप्लाई की बात करता हूं तो कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट कह रही है कॉम्पोजिट सप्लाई जो है ना उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज नंबर 30 में, ये कॉम्पोजिट सप्लाई को डिफाइन किया गया है। और अगर मैं मिक्स सप्लाई की बात करता हूं तो मिक्स सप्लाई को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज नंबर 74 में, मिक्स सप्लाई को डिफाइन किया गया। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स सप्लाई। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है कि जहां पर 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ अगर दिए जा रहे हैं तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। बट कॉम्पोजिट सप्लाई की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, ये सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और जो सप्लाई की जा रही हो वो 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई हो। अब 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है कि जो ये दोनों सप्लाई की गई हैं ये दोनों की दोनों टैक्सेबल सप्लाई हो, मतलब अगर कॉम्बो टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्टेड का है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 आइटम मैंने एक साथ बेची हैं। अब 2 आइटम, आयुष रात वाले सेशन बंद नहीं हुए नालायक, एक ही तो क्लास ऑफ हुई है। मैंने ऑडियो बना के भेजी भी थी कि घर में मेरे सिस्टर के घर में कोई एक्सपायर हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी रस्म पकड़ी थी, तो मैं वहां पर गया था। नालायक, क्लास सेशन कैसे बंद होंगे भाई, मेरे वो सेशन नहीं है कि शुरू हो रहे बंद हुए,
वो एक आधे दिन का बीच में गैप आ गया था किसी अर्जेंट रीजन की वजह से, आज रात को सेशन होगा, ठीक है ना। चलो, तो एक पहली बात तो सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन हो। दूसरी बात फिर मैंने क्या बोली कि सप्लाई जो हो वो 2 या उससे ज्यादा की टैक्सेबल सप्लाई हो, फिर नेचुरली बंडल हो और उसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई हो। मतलब एक सप्लाई प्रिंसिपल है और दूसरी सप्लाई अगर एंसिलरी सप्लाई है तो वो सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगी। मिक्स सप्लाई का मतलब क्या है? मिक्स सप्लाई का मतलब है कि जो कॉम्बो तुमने बनाया वो कॉम्बो इंडिविजुअल सप्लाई का होना चाहिए। मतलब 2 इंडिविजुअल सप्लाई जुड़ के ये तुम्हारी सप्लाई बनी है। सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन हो, ये बंडल नॉट नेचुरल बंडल होना चाहिए, ये नेचुरल बंडल ना हो, और सिंगल प्राइस चार्ज होना मिक्स सप्लाई में जरूरी है। याद है यहां पर मैंने बहुत टाइम लगाया था कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के ऊपर। रेगुलर बैच में जो हमारा सुदर्शन बैच था वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि कॉम्पोजिट सप्लाई में सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी नहीं है, बट मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी है। और कॉम्पोजिट सप्लाई में जो बंडल होगा वो नेचुरल बंडल होगा। नेचुरल का मतलब क्या है कि नॉर्मली तुम्हें ये कॉम्बो देखने को मिलता हो। अब नॉर्मली तुम्हें एक कॉम्बो देखने को मिलता हो, दैट इज नेचुरल बंडल। और अगर नॉर्मली तुम्हें कॉम्बो देखने को नहीं मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट नेचुरल बंडल बोलते हैं। ये बात ध्यान दो जी। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है? मुद्दा ये आ रहा है सर, अगर मेरी, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग। अब लैपटॉप इज प्रिंसिपल, लैपटॉप बैग इज एंसिलरी, दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई, नेचुरल बंडल है, बट ये दोनों सप्लाई टैक्सेबल होनी जरूरी है। फिर फ्रूटी के साथ में फ्रूटी की वो पाइप आती है, तो फ्रूटी प्लस फ्रूटी की पाइप, दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई। एसी प्लस में एसी का रिमोट, कॉम्पोजिट सप्लाई। एसी प्लस में इंस्टॉलेशन, कॉम्पोजिट सप्लाई। टीवी प्लस में टीवी का रिमोट, कॉम्पोजिट सप्लाई। मोबाइल प्लस मोबाइल का चार्जर, कॉम्पोजिट सप्लाई। फिर मोबाइल के साथ में वो पिन आती है सिम को निकालने वाली, सिम जिसमें सिम डलता है, तो वो जो है वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। मोबाइल के साथ में मोबाइल का बॉक्स आता है, वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। लैपटॉप के साथ में लैपटॉप का चार्जर आता है, वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। मोबाइल के साथ में मोबाइल की बैटरी भी होती है, लैपटॉप के साथ लैपटॉप की बैटरी भी होती है। ये सब कॉम्पोजिट सप्लाई वाली कैटेगरी में है, क्योंकि ये सारे के सारे बंडल जो हैं वो नेचुरल बंडल हैं। नॉट नेचुरल बंडल क्या है कि कॉम्बो बना फैन प्लस में एसी, ये कॉम्बो है। अब फैन प्लस में एसी ये कोई कॉम्बो थोड़ा है, जबरदस्ती बनाया हुआ है, दैट इज नॉट नेचुरल, मिक्स सप्लाई है। कैमरा प्लस में टीवी, अब कैमरा प्लस में टीवी ये कॉम्बो है, मिक्स सप्लाई है। बोतल प्लस में कैलकुलेटर ये कॉम्बो है, मिक्स सप्लाई है। परफ्यूम प्लस में सोप, मिक्स सप्लाई है। परफ्यूम प्लस में शैम्पू, मिक्स सप्लाई है। और मैक्सिमम जो मार्केट में कॉम्बो मिलते हैं वो मैक्सिमम कॉम्बो जो है वो सारे के सारे मिक्स सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होते हैं। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब सुनो गवर्नमेंट क्या कहती है। अब गवर्नमेंट कहती है देखो जी, जो सप्लाई कॉम्पोजिट है, जो सप्लाई तुम्हारी कॉम्पोजिट सप्लाई है ना, उस पूरी वैल्यू पर हम रेट कौन सा लगाएंगे? जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है पूरी वैल्यू पर वो रेट लगेगा जी। जो भी तुम्हारा रेट प्रिंसिपल सप्लाई का है, जो भी तुम्हारा रेट प्रिंसिपल सप्लाई का है, पूरी वैल्यू पर वो रेट एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। और अगर बात करूंगा मिक्स सप्लाई की, तो जो भी हाईएस्ट रेट होगा, जो भी हाईएस्ट रेट होगा, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल जो है वो मिक्स सप्लाई वाले केस में एप्लीकेबल होगा। सर बाय वन गेट वन कॉम्बो कौन सी सप्लाई है? तो बाय वन गेट वन कॉम्बो कॉम्पोजिट सप्लाई भी हो सकती है और मिक्स सप्लाई भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है वो कॉम्बो जो मिल रहा है वो किसका है। क्योंकि बाय वन गेट वन का मतलब ये नहीं है कि दूसरी सप्लाई नॉन टैक्सेबल है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जो प्राइस चार्ज किया गया उसमें दूसरे का भी प्राइस इंक्लूड होता है, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि 500 रुपए की शर्ट है, 500 की शर्ट लो, बाय वन गेट वन है, तो 500 रुपए मैंने दोनों शर्ट का चार्ज किया है। तो अगर 500 मैंने दोनों शर्ट का चार्ज किया है, अब ये कॉम्पोजिट बनेगा या मिक्स बनेगा ये डिपेंड करता है कि वो कॉम्बो किस चीज का है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि कैलकुलेटर या कैलकुलेटर प्लस में कैलकुलेटर की बैटरी, अगर आप ये लोगे तो साथ में एक कैलकुलेटर प्लस में कैलकुलेटर की बैटरी फ्री मिलेगी, तो कॉम्पोजिट सप्लाई है। मैंने बोला पिज्जा प्लस में गार्लिक ब्रेड, बाय वन गेट वन है, तो मिक्स सप्लाई है। तो वो कॉम्बो जो बाय वन गेट वन में जा रहा है वो उसकी नेचर क्या है? अगर वो नेचुरल बंडल है तो वो कॉम्पोजिट है, अगर वो नहीं है तो मिक्स सप्लाई है। बात खत्म जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? चलो अब यहां पे एक बार देखो जी फटाफट से।
तो कॉम्पोजिट सप्लाई की पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, फिर मिक्स सप्लाई की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन पढ़ लो क्या है कि पहली बार टैक्सेबल पर्सन हो, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई हो, नेचुरली बंडल हो और एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई हो। मिक्स सप्लाई में क्या है, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई हो, फिर आपस में जुड़ी हुई हो, सिंगल प्राइस हो और वो कॉम्पोजिट सप्लाई ना हो। अगर वो कॉम्पोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, अगर मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट जीएसटी का रेट वहां पे एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, अब कॉम्पोजिट सप्लाई अगर कोई है तो कॉम्पोजिट सप्लाई गुड्स की बनेगी या सर्विस की बनेगी, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है। अगर प्रिंसिपल सप्लाई 3 लाख की है, अगर प्रिंसिपल सप्लाई 3 लाख की है तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर प्रिंसिपल सप्लाई 3 लाख की है और वो गुड्स है तो फिर गुड्स की सप्लाई बनेगा। अगर प्रिंसिपल सप्लाई मान लो 3 लाख की है बट प्रिंसिपल सर्विस है तो फिर वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। तो जो प्रिंसिपल है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विस है, उसको हम डिपेंड करता है प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, उसके बेस पे वो आइडेंटिफाई करेंगे। बट अब आता हूं मैं पैरा 6 के ऊपर। तुम्हें याद है पैरा 6? याद करो पैरा 6 में क्या था। पैरा 6 ये बात कहता है कि भैया, हेलो भाई सब सुनो, पैरा 6 ये बात कहता है, पैरा 6 क्या कहता है, पैरा 6 ये बात कहता है, अगर सुनो ध्यान से, कान खोल के, हेलो भाई सब इधर, पैरा 6 ये बात कहता है कि अगर, भाई मेरी बात सुन लो, अगर पैरा 6 में तुम कवर हो जाते हो तो तुम्हारी सप्लाई ऑलवेज एंड ऑलवेज सर्विस की सप्लाई बनेगी, बस ये पर ध्यान दो। पैरा 6 ये बात कहता है कि अगर तुम्हारी सप्लाई पैरा 6 में कवर हो जाती है ऑलवेज एंड ऑलवेज, तो वो तुम्हारी सर्विस की सप्लाई बनेगी। है वो कॉम्पोजिट बट हमेशा हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे। और याद है पैरा 6 में 2 काम कवर होते हैं, एक तो रेस्टोरेंट वाला काम कवर होता है, एक तो रेस्टोरेंट वाला काम कवर होता है और एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला काम कवर होता है। ठीक है ना, एक तो रेस्टोरेंट वाला काम कवर होता है और एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला काम कवर होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूंगा या अगर मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, ये दोनों काम जो हैं ये सर्विस की सप्लाई माने जाएंगे हमेशा। इसमें प्रिंसिपल चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा सर्विस की सप्लाई मानेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। सर बिल का क्या बोला आपने, कॉम्पोजिट एंड मिक्स का सिंगल प्राइस एक मैंने ये बोला अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो सिंगल प्राइस है या नहीं है मैटर नहीं करता। जैसे लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, एक बिल में लैपटॉप का अलग रेट है, लैपटॉप बैग का अलग रेट है, बट फिर भी ये कॉम्पोजिट सप्लाई है क्योंकि नेचुरल बंडल है तो पूरी वैल्यू पर लैपटॉप का रेट लगेगा। बट मिक्स सप्लाई में क्या है कि सामने वाला बंदा अगर सिंगल प्राइस चार्ज करेगा, मैंने 10 आइटम तुम्हें दी बट 10 आइटम का एक ही प्राइस मैंने चार्ज किया तो मिक्स सप्लाई। मैं अगर अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूं, बिल एक बना रहा हूं बट उस बिल में अलग अलग प्राइस है तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है, वो नॉर्मल सप्लाई है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल सी बात, आपको बंडल देखना कि क्या वो बंडल नेचुरल है नॉट नेचुरल है। अगर वो नॉट नेचुरल है तो क्या वो सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है, आप सिंगल प्राइस पे कर रहे हो, मैटर ये नहीं करता, सामने वाला बंदा सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है, मैटर ये करता है। ठीक है जी, तो देखो यहां पे ये दो, एक तो रेस्टोरेंट और एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों सर्विस के सप्लाई बनेंगे और बाकी सारी कॉम्पोजिट जो है वो सेक्शन नंबर 8 में वो प्रिंसिपल सप्लाई के बेस पे काम करेंगे। अब आगे आ जाओ जी, अब यहां पे आ जाओ 7.2 क्या कहते हैं जी। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है लास्ट सेक्शन सप्लाई का हमारा 7.2 जी। ठीक है, क्या हो गया जोनी भैया क्या कह रहे हैं, गुरुजी आपसे ही पढ़ के इतना आ गया हूं, गलती हो गई बट इग्नोर, क्या हो गया? ये फाइनल में वो आईपीएल गैम्बलिंग में 3 लाख का लॉस हो गया, लोन वाले डेली फोन लगाते हैं घर वालों को, मैंने कुछ नहीं बताया, क्या करूं? यार बताना पड़ेगा, तो गलती हो गई है इसके अंदर, बताओ मैं क्या करूंगा यार? क्यों लगाए तुमने गैम्बलिंग के अंदर पैसे? गलत है। आईपीएल के अंदर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा है, हम नहीं लगाते। अब इसके अंदर बताओ मैं क्या करूंगा? आप झूठ थोड़ा बोल सकते हो घर वालों से, वो तो चीज पता लगेगी जितना जल्दी हो सकेगा बता दोगे बात, बल्कि वो घर वाले समझेंगे उन चीजों को, नहीं बताओगे तो कहीं ना कहीं से पता लगेगी और उनको काम खराब होगा। चलो इधर देखो ध्यान से, नहीं सर अगर आईफोन एंड उसका चार्जर बाय करे तो मिक्स सप्लाई होगा कॉम्पोजिट? कॉम्पोजिट होता है जी भाई, कॉम्पोजिट होगा। आईफोन प्लस में चार्जर से कॉम्पोजिट सप्लाई, क्योंकि हर कंपनी साथ में चार्जर दे रही है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे एक बार आ जाओ, अब यहाँ पे देखो 7.2 क्या कहता है। अब 7.2 कहता है कुछ काम ऐसे हैं जो ना तो गुड्स के सप्लाई बनेंगे और ना वो सर्विस के सप्लाई बनेंगे। अब वो कौन से काम है, वो कौन से काम है? अब सारे बच्चे बहुत ध्यान सुना, वो कौन से काम है। अब गवर्नमेंट कह रही है जो काम तुम्हारे शेड्यूल 3 में है, जो काम तुम्हारे शेड्यूल 3 में है, ना वो गुड्स की सप्लाई बनेंगे ना वो सर्विस की सप्लाई बनेंगे। और कुछ काम ऐसे और हैं जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किए हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू क्लैरिफाई किए हैं, वो भी तुम्हें साथ में देखने पड़ेंगे जी। अब एक बार पहले वो देखते हैं जी। सर कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिट में क्या डिफरेंस है? कॉम्पोजिशन एक स्कीम है, कॉम्पोजिशन लेवी एक स्कीम है और कॉम्पोजिट सप्लाई एक सप्लाई है। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं कॉम्पोजिशन वो पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, कॉम्पोजिशन लेवी का जो अभी हमने सुदर्शन बैच में खत्म किया है, और कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब ये आपके सामने है, ये आपकी कॉम्पोजिट सप्लाई है। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब शेड्यूल 3 में टोटल मिला के 8 काम आते हैं। अब कौन कौन से 8 काम आते हैं? तो सबसे पहला काम ये आता है कि अगर कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉय के उस काम को हम यहां से बाहर निकालेंगे, उस काम पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो पहला काम आ रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो यहां से बाहर है। दूसरा काम फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर कोई कोर्ट है, अगर कोई ट्राइब्यूनल है, मान लो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, एनसीएलटी है या इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, अगर ये सर्विस दे रहे हैं तो इनकी सर्विस पर भी गवर्नमेंट करी जीएसटी नहीं है, इनकी फीस पर भी गवर्नमेंट करी जीएसटी नहीं है, ये यहां से बाहर है। रीजन क्योंकि पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं, इनको हमने यहां से बाहर किया। बट हां, एक जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होते हैं वो ट्राइब्यूनल लॉ में एस्टेब्लिश नहीं होते, वो प्राइवेट ट्राइब्यूनल होते हैं, उनकी सर्विस पे जीएसटी लगेगा। ये हमारा पैरा नंबर 2 है। फिर पैरा 3 क्या है? एमपी, एमएलए, आईएएस ऑफिसर, कैग हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इन सभी के काम पैरा 3 में कवर है, इनकी सर्विस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये जीएसटी एग्जम्प्ट है, ना वो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विस की सप्लाई है। फिर पैरा 4, हाँ चलेगा बिल्कुल जी। फिर पैरा 4 ये बात कह रहा है मरने के बाद के जो भी काम है, शमशान घाट हो गया, क्रियाक्रम हो गया, दफनाना हो गया, ये सभी के सभी काम तुम्हारे पैरा 4 में कवर है। और मरे हुए की ट्रांसपोर्टेशन, मरे हुए की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी गवर्नमेंट कह रही यहां से बाहर है। मतलब जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद की जो भी एक्टिविटी होंगी वो हमने पैरा 4 में डाली है, उनको ना गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आएगा पैरा 5। पैरा 5 है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। याद है लैंड और बिल्डिंग की सेल। अब लैंड और बिल्डिंग की सेल पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। अब गवर्नमेंट ने कहा लैंड और बिल्डिंग के सेल पे स्टैंप ड्यूटी है, तो उस पर हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, उसको यहां से बाहर निकाल दो, तो लैंड और बिल्डिंग की सेल भी यहां से बाहर है। फिर एक हमारा आएगा पैरा 6। पैरा 6 है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम पर भी जीएसटी नहीं है, बट कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जिसपे जीएसटी है। कोई मेरे को बताएगा वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कौन से हैं? याद करो 6 एक्शनेबल क्लेम है। कौन कौन से? बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कैसीनो, हॉर्स रेस हो गया और फिर आपका ऑनलाइन मनी गेमिंग हो गया। इन 6 तरह के एक्शनेबल क्लेम पे गवर्नमेंट कह रही जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं होगा। ये पैरा 6 है। अच्छा 2 पैरा हमारे और हैं। 2 पैरा जो हैं वो सीए इंटर वाले बच्चों के लिए नहीं है, ना वो सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए इतने रेलिवेंट हैं। सीएस वाले बच्चों के लिए वो रेलिवेंट हैं। रेलिवेंट मतलब उनके सिलेबस में दिए हुए हैं। और वो 2 पैरा हैं जो मैंने सुदर्शन बैच के अंदर बताए थे। एक तो मैंने कहा था कि अगर आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया में सामान जा रहा है बिना इंडिया में एंटर हुए, बाहर से बाहर सामान गया बिना इंडिया में एंटर हुए, तो ये ना गुड्स की सप्लाई बनेगा ना सर्विस की सप्लाई बनेगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर एक पैरा 8 था, मैंने आपको बताया था। पैरा 8 मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई सामान होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले, मतलब बाहर से सामान आया उसको अपने घर के लिए क्लियर नहीं कराया, मतलब आप उसको घर के लिए लेके नहीं जा रहे, बट उससे पहले वो सामान आपने बेच दिया, मान लो कस्टम पोर्ट पे बेच दिया, पानी पर बेच दिया, आपने बेच दिया वेयर हाउस के अंदर, मतलब आपने वो सामान घर के लिए क्लियर नहीं कराया, तो उस काम को भी ना तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे और ना ही हम सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, वो यहां से बाहर है। और ये 2 पैरा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 पैरा भी अगर सही ढंग से समझ लोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इसी में से बन जाएगा, बस एक पर ध्यान दो। ठीक है, हाँ पैरा नंबर भी अगर याद होंगे तो अच्छी बात है। अगर आपको पैरा नंबर भी याद हो जाते हैं। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे कई सारी नोटिफिकेशन है, कई सारे सर्कुलर हैं जो हमें यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़नी है।
अब पहला नोटिफिकेशन और पहला सर्कुलर ये बात कहता है, अगर कोई म्युनिसिपैलिटी या पंचायत अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, अब आपकी गलियों में वो जो सीवर होता है, सीवर उसको सही करते हैं, पानी की फैसिलिटी हो गया, स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी हो गया, गली बनाने की फैसिलिटी हो गया, तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो म्युनिसिपैलिटी और जो पंचायत ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक के लिए, इनके काम पर कोई जीएसटी नहीं है, ना ये गुड्स की सप्लाई है ना ये सर्विस की सप्लाई है। यस सौरभ, यस आज होगी क्लास जी। उसके बाद फिर अगर मान लो याद है, अच्छा लीकर पे जीएसटी नहीं है, अब लीकर पे जीएसटी नहीं है तो लीकर का जो लाइसेंस अलॉट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस अलॉट करती है, तो गवर्नमेंट ने बोला जो लाइसेंस अलॉट हो रहे हैं ना, उस लाइसेंस के ऊपर भी जीएसटी नहीं है, यहां से वो बाहर है। तो लीकर के लाइसेंस हो तो लाइसेंस पे भी जीएसटी नहीं है। उसके बाद देखो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, याद है आपको मैंने कहा था प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, अब प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में आपका सिंपल सी बात ये निकल के आती है, जो हमारे प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, क्योंकि इसमें सर्विस भी है उसमें गुड्स भी है। भाई जो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हमारे गुड्स की सप्लाई भी है और इसमें हमारी सर्विस की सप्लाई भी निकल के आता है प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो गवर्नमेंट कह रही देखो जी कॉम्पोजिट सप्लाई भी है और मिक्स सप्लाई भी है, भाई कॉम्पोजिट भी और मिक्स सप्लाई भी है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपका प्रिंटिंग पोर्शन ज्यादा है, जैसे मान लो बुक्स प्रिंट करा रहे हो, न्यूज़पेपर प्रिंट करा रहे हो, आप पैम्फलेट प्रिंट करा रहे हो, एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करा रहे हो, तो फिर वो सारे काम सर्विस की सप्लाई है। बट अगर आप प्रिंट करवा रहे हो, टिश्यू पेपर हो गया, नैपकिन हो गया, बॉक्सेस हो गया, एनवलप्स हो गया, तो ये सारे काम जो है वो गुड्स की सप्लाई है, क्योंकि इसमें गुड्स वाला कंटेंट ज्यादा है। तो अगर सर्विस प्रिंसिपल है तो वो सर्विस की सप्लाई है, अगर गुड्स प्रिंसिपल है तो वो गुड्स की सप्लाई है। यस जी विराटियन, यस बिल्कुल सही बात है। लीकर बेचने के कमीशन पे जीएसटी लगेगा, लीकर नहीं लगेगा। लीकर बेचने के कमीशन पे यहाँ पे कोई भी लीकर वाले काम पे ना आप लाइसेंस पे जीएसटी लगेगा, ना लीकर के सेल करने पर जीएसटी लगेगा। और अगर आप लीकर बेचने की कमीशन ले रहे हो तो अगर आप उसको सर्विस दे रहे हो, अगर आप उसको सर्विस दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है सर्विस पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है जी। ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर आगे, अब यहाँ पे देखो अगला फिर आ रहा है फूड सप्लाई टू पेशेंट। अब एक बात को बताना, अब जो अपना हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको रात को खाना पीना मिलता है। अब जो पेशेंट को रात को खाना पीना दिया जा रहा है वो उनके हेल्थ केयर के पैकेज में इंक्लूड होता है। अब उनके हेल्थ केयर के पैकेज में इंक्लूड है तो गवर्नमेंट ने जो पेशेंट को खाना पीना मिल रहा है ना उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पेशेंट को मिलने वाला खाना पीना हेल्थ केयर की सर्विस का ही पार्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बट हाँ पेशेंट को नहीं मिल रहा, पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट आया है उसको अगर खाना पीना मिल रहा है तो वो हेल्थ केयर की सर्विस में कवर नहीं होगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो जी, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर अटेंडेंट को मिलेगा तो उस पर जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। अगली नोटिफिकेशन देखो, फिर यहाँ पे आ रहा है एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। अब ये बस बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है? बस बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जो बसेस होती हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो तैयार किया जा रहा है उसकी सर्विस का क्या होगा। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अच्छा अगर आपको बताओ एक ना बस होती है, बस के चेसिस होते हैं, चेसिस आपने बस देखे चेसिस होते हैं कि बस मान लो ऊपर अगले का स्ट्रक्चर बना हुआ है और पीछे बिल्कुल प्लेन जा रही है पीछे वाली और नीचे चेसिस लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर चेसिस हैं और पूरा बस का स्ट्रक्चर है, अगर तुम ये बना के दे रहे हो फिर तो गुड्स की सप्लाई है। बट अगर ऑलरेडी चेसिस जो हैं अगर वो हैं सिर्फ बस का स्ट्रक्चर बना के दे रहे हो तो फिर वो सर्विस की सप्लाई है, क्योंकि वहां पे लेबर ज्यादा लगी होती है। बट आपको मैंने ये रेगुलर बैच में पॉइंट कटवा दिया था, उसका रीजन था कि जब गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया था तो गवर्नमेंट ने कहा था ये केस टू केस पे डिपेंड करता है कि जो अगर बस बॉडी बिल्डिंग है तो कौन सा केस है, उसके बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि गुड्स की सप्लाई बनेगा या सर्विस की सप्लाई बनेगा। ठीक है जी। हाँ जी, अदर लाइसेंस पे जीएसटी लगेगा जी। फूड अगर आउटसोर्स किया कहीं से भी किया, अगर वो पेशेंट को मिल रहा है ना तो एग्जम्प्ट है। अगर वो पेशेंट को मिल रहा है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट है, वो हेल्थ केयर सर्विस में कवर होगा तो वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा जी। आगे देखो अगली फिर क्लैरिफिकेशन है रीट्रीडिंग ऑफ टायर। अच्छा रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स का मतलब क्या है? टायर्स को रीट्रीड करना। जैसे कई बार टायर घिस जाते हैं, अब टायर घिस जाते हैं तो टायर के ऊपर ना एक रबड़ चढ़ाई जाती है, एक रबड़। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी अगर रबड़ भी तुम्हारी है
टायर भी तुम्हारा है, पेस्टिंग भी तुम करके देख रहे हो, फिर ये सर्विस की सप्लाई है। पर अगर मान लो टायर तुम्हारा है, रबर तुम्हारी, सिर्फ पेस्टिंग मैं कर रहा हूं, सिर्फ पेस्टिंग कर रहा हूं, तो फिर पेस्टिंग करना जो है वो सर्विस की सप्लाई है भाई। फिर पेस्टिंग सिर्फ कर रहा हूं तो पेस्टिंग करना सर्विस की सप्लाई है। टायर मेरा है, रबर मेरी है, पेस्टिंग करके मैं दे रहा हूं, फिर वो काम गुड्स की सप्लाई में कवर होगा, क्योंकि वहां पे गुड्स का पोर्शन ज्यादा है, बस ये पर ध्यान दो। तो इसको बोलते हैं रीट्रीडिंग ऑफ टायर। सर बस की बॉडी बनाना गुड्स की सप्लाई ही कहलाएगा? नहीं, बस की बॉडी बनाना सर्विस की सप्लाई है जी, बस की बॉडी बनाना सर्विस की सप्लाई। बट अगेन मैं कह रहा हूं वो विद चेसिस है या विदाउट चेसिस है, ये देखना पड़ेगा जी, ठीक है। तो केस टू केस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी ये केस आएगा तो वो केस हम चेक करते हैं कि किस तरह से वो सर्विस दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखो जी, सप्लाई ऑफ फूड। अब सप्लाई ऑफ फूड एंड बिवरेज इन सिनेमा हॉल। अब जो सिनेमा हॉल में फूड एंड बिवरेज की सप्लाई की जा रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला वो सभी दुकानदार जो हैं वो रेस्टोरेंट सर्विस का पार्ट बनेंगे और रेस्टोरेंट सर्विस की तरह जीएसटी लगेगा। बट अगर आपने मूवी की टिकट बुक कराई है और साथ में अपने खाने पीने का भी बुक करा लिया, अब अगर मूवी की टिकट भी है साथ में खाने पीने का भी है, तो गवर्नमेंट का इसको हम कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे। और प्रिंसिपल सप्लाई है मूवी की टिकट, तो मूवी की टिकट पर जो जीएसटी का रेट लगेगा तो खाने पीने पर भी वो रेट लगेगा, उसको हम कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट मानेंगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ठीक है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट आ रहा है होल्डिंग शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। अब अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रही है, अब शेयर ना तो गुड्स हैं, शेयर ना तो सर्विस हैं। अब अगर शेयर्स ना वो गुड्स हैं ना वो सर्विस हैं, तो वो ना वो गुड्स की सप्लाई बनेगा ना वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, वो यहां से बाहर है। फिर अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस या इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ टूल्स। अब याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर एक पॉइंट बताया था, एक पर्सन है, उसका एक काम ट्रांसपोर्टेशन का है, एक काम रिपेयर का है। अब ये काम रिपेयर का है, ये ट्रांसपोर्टेशन का है। अब इसमें ट्रक चाहिए, ट्रक, इसके ट्रक हो गए खराब, ये ट्रक की रिपेयर की सर्विस लेना चाहता है, या तो बाहर से करवाए या इसका ही दूसरा दुकान है जो रिपेयर की सर्विस देते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग है। अब यहां से ट्रक जा रहे हैं रिपेयर होने के लिए, और उस रिपेयर के लिए कुछ टूल्स चाहिए, और यहां से वो टूल जा रहे हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट ने पहले बोला कि यहां पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि यहां पे ट्रक की मूवमेंट हो रही है, यहां पे ट्रक जा रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स, तो जीएसटी लगेगा। बट फाइनली गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला और गवर्नमेंट कह रही है सिर्फ यहां पे जो सामने वाली पार्टी रिपेयर की सर्विस दे रही है उस सर्विस की वैल्यू पे जीएसटी है। तो ये ट्रक जा रहे हैं या जो ये टूल्स यहां से जा रहे हैं, इनको ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की सप्लाई मानेंगे, इस पे कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। तो आप देख लो यहां पे ना ये गुड्स की सप्लाई है और ना ये सर्विस की सप्लाई बनेगा, इसको हम यहां से बाहर निकाल के चलेंगे। तो वही बात यहां पे इन्होंने पॉइंट 9 और 10 के अंदर लिखी हुई है। तो ये पूरे पॉइंट शेयर एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में आता है नहीं, शेयर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है जी। हाँ, सिर्फ रिपेयर की सर्विस पे लगेगा, खाली रिपेयर की सर्विस पे जीएसटी लगेगा, जो रिपेयर की सर्विस होगी उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये पूरा सप्लाई का चैप्टर यहाँ पे निकल के आता है जी, और इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है इस बार के एग्जाम में सप्लाई के चैप्टर में से। तो उसको बहुत सही तरीके से रिवाइज करना, और बिलीव मी चार्ट बुक के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है हर कॉन्सेप्ट कवर करने की। अगर आप चार्ट बुक भी सही ढंग से पढ़ लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर आप इसको भी सही ढंग से पढ़ लेते हो तो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है जी। तो 2 चैप्टर हमने रिवाइज कर लिए, एक तो बेसिक वाला चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया, और दूसरा चैप्टर जो हमने रिवाइज किया है वो हमने सप्लाई का चैप्टर रिवाइज कर लिया जी। अगर आपने फर्दर सप्लाई करने के लिए कन्वेंस गया तो ऑब्वियस बात है फिर तो सप्लाई बनेगा ही बनेगा जी, फिर तो सप्लाई बनेगा जी। निशा, उसके लिए भी मैंने एग्जामिशन वाली भी क्लास डाली हुई है, एग्जामिशन वाली भी मैंने क्लास डाली है, तो आप उसको यूट्यूब पे देखोगे तो हो जाएगा जी। ठीक है जी, यहां तक डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक देखो ध्यान से। अब इसके क्वेश्चन वैसे मैंने सुदर्शन बैच के अंदर तो कराए थे, बट मैं इसके कुछ क्वेश्चन तुम्हें यहां पर भी कराऊंगा, और बाकी क्वेश्चन जो करेंगे फिर वो हम रात वाली क्लास के अंदर करेंगे, जो 9 बजे हमारी क्लास होती है, जिसमें हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे।
तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ जी। अब जिन्होंने सुदर्शन बैच किया था, मतलब जो कर रहे हैं, उन्होंने तो वो क्वेश्चन किए होंगे, और जिन्होंने सुदर्शन बैच नहीं देख रहे तो वो क्वेश्चन अभी देख लेंगे। मैं एक बार जीएसटी का प्रैक्टिस मैनुअल जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और फिर मैं तुम्हें एक बार क्वेश्चन दिखा दूंगा जी। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कि ऐसे क्लेम जिसके अगेंस्ट एक्शन पॉसिबल है। जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक एक्शनेबल क्लेम है। क्वेश्चन बैंक, दो मिनट जी। यस माधव, सप्लाई बनेगा। माधव जो जिन्होंने बुक्स दी हैं वो 7 से 10 दिन के अराउंड उनके पास बुक्स आएंगी। 10 दिन तक बुक्स आपके पास पहुंच जाएंगी जी। सर जो हैंड रिटन नोट्स हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ वो ड्राइव पे अपलोड हैं। ये नोट्स सारे के सारे ड्राइव के ऊपर अपलोड हैं जी। जीएसटी के हैंड रिटन बुक के नाम से नोट्स हैं, आप वहां पे जाओगे तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे जी। कहाँ पे है? लो जी। अब यहाँ पे एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। अब ये हमारा सप्लाई का चैप्टर है। लो जी, एक बार ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखो। नो क्लेम बोनस जो है वो चैप्टर हमारा वैल्यूएशन में आएगा जी। नो क्लेम बोनस वाला पॉइंट जो है वो हमारा वैल्यूएशन के अंदर आएगा जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन देखो, फटाफट से क्वेश्चन देखो और मुझे इसका रिप्लाई करो। इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो फटाफट से जी, और मुझे आंसर दो। बोलो भाई। नोट नो नो। अशिलेशा गर्ग, यू आर अ किंग ऑफ टेक्स। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। हाँ जी, पहले का क्या आएगा? अब पहले यहाँ पे देखो, मैन्युफैक्चरर है, हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड ए डिपो इन मुंबई, बोथ दिस एस्टेब्लिशमेंट आर registered in respective state. Finished goods are sent from factory in Delhi to Mumbai depot without consideration. तो क्या ये सप्लाई बनेगा? बिल्कुल सप्लाई बनेगा जी। याद करो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है ना, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ये काम जो होगा, ये काम आपका पैरा 2 में सप्लाई बन जाएगा जी। ये काम जो है पैरा 2 में सप्लाई बनेगा, पैरा 2 में सप्लाई बनेगा। उसके बाद देखो जी, रमन इज आर्किटेक्ट इन चेन्नई, उसका ब्रदर जो है वो सेटल्ड है लंदन में,
और लंदन में सेटल है, वेल नोन लॉयर है। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू फैमिली डिस्प्यूट। अब अगर फैमिली डिस्प्यूट है तो पहली बात तो रमन, उसका जो भाई है वो रिलेटेड पार्टी वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं है, क्योंकि वेल सेटल्ड है। अब अगर वेल सेटल्ड है तो भाई का डिपेंडेंट होना जरूरी है। याद है रिलेटिव पार्टी वाला अगर आपने पॉइंट किया होगा तो रिलेटेड पार्टी वाले केस में क्या था कि भाई का डिपेंडेंट होना जरूरी है। अब यहां पे तो भाई वेल नोन लॉयर है तो वो डिपेंडेंट तो है नहीं है। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेटेड पार्टी में कवर ही नहीं है, तो ये काम जो होगा वो सप्लाई में कवर ही नहीं होगा। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि अगर ये सर्विस ली बिजनेस के लिए तो भी यहां पे सप्लाई नहीं बनेगा। रीजन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी में कवर ही नहीं है ना। याद करो उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स, अब दोनों केस में रिलेटेड पार्टी में कवर ही नहीं है तो दोनों केस में सप्लाई नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो, दोनों केस में सप्लाई से बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन 7 का आंसर दो फटाफट से जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन 7 का आंसर दे दो फटाफट से जी। हाँ, बीवी बच्चे हमेशा अच्छे, बाकी अच्छे जब वो डिपेंडेंट हो जी। हाँ जी, तो पहला बताओ मुझे, पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल जो है वो क्या बनेगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा 5A के अंदर। फिर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट ट्रांसफर और डिस्पोजल डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। अब अगर अपने बिजनेस की एसेट है वो ट्रांसफर कर रहे हो तो वो गुड्स के सप्लाई बनेगा जी। फिर ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, तो राइट इन गुड्स जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस वाली कैटेगरी में आएगा। फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स फ्यूचर डेट में, तो वो काम गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा और 1C के अंदर आएगा जी। ये 1C के अंदर आएगा। तो पहला बनेगा सर्विस, फिर बनेगा गुड्स, फिर बनेगा सर्विस, फिर बनेगा यहां पे गुड्स। तो सर्विस गुड्स सर्विस गुड्स, ये वाला आंसर आएगा जी। सर्विस गुड्स सर्विस गुड्स। अगला चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ फटाफट से जी। बताओ ये गुड्स की सप्लाई बनेगा या सर्विस की बनेगा जी? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या ये गुड्स की सप्लाई बनेगा या सर्विस की सप्लाई बनेगा? फटाफट से बता दो मुझे जी। अगर सेक्शन याद है तो बताओ, नहीं तो रहने सकते हो। अगर याद है तो अच्छी बात है। टेम्परेरी ट्रांसफर जो है, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, ये बनेगा सर्विस की सप्लाई, पैरा 5C। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टू ए मेंबर, हाँ जी, टू ए मेंबर, ये काम सप्लाई बनेगा। ये तो 71AA में बनेगा, ये तो काम 71AA के अंदर बनेगा। याद है कि अगर कोई एसोसिएशन जो है अगर अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रही है गुड्स की तो ये काम 71AA में सप्लाई बनेगा। और गवर्नमेंट ये बात करेगी गुड्स वाली सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, क्योंकि यहां पे टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। फिर एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जो वर्कर वाले काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे। टाइटल इन गुड्स वाले काम जो है वो गुड्स की सप्लाई बनेंगे जी। ये आपके सामने है जी। बताओ क्या आसान, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा यार। लो जी, अब ये वाला क्वेश्चन आंसर दे दो मेरे को फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम पैकअप करेंगे और फिर कल वाली क्लास में हम नए चैप्टर की रिवीजन करेंगे। कल वाली क्लास में हम नए चैप्टर की रिवीजन करेंगे जी। फटाफट से मुझे इसका आंसर दो।
एज एन अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का होगा तो ऐसे ही लिखना है, आपके मॉड्यूल में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, बट अगर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो हमें डिफाइन करके आना पड़ेगा जी। हाँ जी, पहले का बताओ जी। अब पहले का उसने क्या है, पहले का उसने सर्विस इंपोर्ट की है। अब अगर सर्विस इंपोर्ट की है और विद कंसीडरेशन में है, अगर सर्विस इंपोर्ट की है और विद कंसीडरेशन में है तो ये काम जो है तो 7(1)(b) में सप्लाई बन जाएगा जी। ये काम जो है वो 7(1)(b) में सप्लाई बन जाएगा। अगला देखो, अगला उसने सर्विस इंपोर्ट की है, ठीक है, उसने अपने ब्रदर से, और ब्रदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होली डिपेंडेंट है, ठीक है, डिड नॉट पे फॉर सेड सर्विस। अब उसने सर्विस जो ली है वो ली है उसने रेजिडेंस के लिए ली है, तो ये नोट इन द कोर्स में ली है। तो अगर नोट इन द कोर्स में और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये काम सप्लाई नहीं बनेगा क्योंकि इन द कोर्स होना जरूरी है। और अगर उसने सर्विस लिया बिजनेस प्रीमाइस के लिए तो फिर ये काम सप्लाई बन जाएगा 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4 के अंदर। हाँ, बट हमें ये नहीं बताना ना एग्जाम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी, हमें बताना है सप्लाई होगी या नहीं होगी। हमें यह बताना है सप्लाई होगी या नहीं होगी, एग्जाम्प्ट है या नहीं है वो बात की बात है, बट हमें यह बताना है यहां पे कि सप्लाई है या नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। हमारा काम इतना सा है, ये बताना कि सप्लाई होगी या नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, बाकी इसके अलावा और भी आपके सप्लाई के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन अभी आपसे नहीं होंगे। उसका रीजन है क्योंकि अभी हमने ना तो वैल्यूएशन वाला चैप्टर किया है और ना ही हमने एग्जम्पशन वाला चैप्टर किया, ठीक है ना। बाकी जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, रीजन क्योंकि अभी हमने वैल्यूएशन और एग्जम्पशन वाला चैप्टर नहीं किया, ठीक है। तो तीन, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे नहीं होगा, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अदर चैप्टर से कनेक्ट करते हैं, तो वो आपसे अभी होंगे नहीं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपसे हो जाएंगे। सृष्टि वो कॉन्सेप्ट हमारा आगे जाके आएगा, ठीक है जी। यहां तक लोग करूं। अब सुनो, कल वाली क्लास में हम किसकी रिवीजन करेंगे? कल वाली क्लास में जो हम रिवीजन करेंगे, सप्लाई हमारा हो गया, कॉम्पोजिशन लेवी की मैं रिवीजन मैराथन में कराऊंगा, उसकी रिवीजन अभी नहीं हम करेंगे। आईटीसी की रिवीजन भी वहां पे करेंगे, पेमेंट की रिवीजन भी वहां पे करेंगे, और वैल्यूएशन की रिवीजन भी हम वहां पे करेंगे। तो कल वाली क्लास में जो मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं वो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे ई वे बिल का, ठीक है। लैंडलॉर्ड क्या है? लैंडलॉर्ड नालायक एक इंसान है। तुम क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हो लैंडलॉर्ड क्या है? लैंडलॉर्ड कौन होता है पहले बता, लैंडलॉर्ड कौन होता है? जो ओनर है। तो ओनर तो इंसान है क्या? मतलब क्या कहना चाह रहे हो? लीज पे देना क्या है, रेंट पे देना क्या है, क्या क्वेश्चन तो पूछो ना क्या है। तो कल हम जो चैप्टर रिवाइज करेंगे, कल हम चैप्टर जो रिवाइज करेंगे वो हम रिवाइज करेंगे ई वे बिल का, ठीक है। तो कल हम पूरा ई वे बिल का चैप्टर जो है 1 घंटे में बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट डे जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे परसों वाली क्लास में वो हम रिवाइज करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का, ठीक है। चलो तो फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, फिर हम मिलेंगे रात को 9 बजे। सर लेक्चर 3 पोस्ट नहीं हुआ, वो लेक्चर 3 प्ले लिस्ट में आ जाएगा, बट अगर आप वीडियो के अंदर देखोगे वीडियो के अंदर है जी, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।